लाइव है, सभी आपको सुन सकते हो। नमस्कार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राजस्थान पुलिस और अलवर पुलिस द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन चिकित्सक संवाद श्रृंखला पूछें डॉक्टर से के 21वीं सत्र में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन की कड़ी को तोड़ने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल गई है। नंबर्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आपके सहयोग से हम एक बार फिर इस कोरोना की लड़ाई में कोरोना से आगे निकल जाएँगे और ये संक्रमण की कड़ी टूट जाएगी। अ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विपुल रस्तोगी जो कि न्यूरो मनोरोग विशेषज्ञ हैं मेदांता अस्पताल गुड़गांव में। डॉक्टर रस्तोगी ने मेरठ से अपना एमबीबीएस किया था और तत्पश्चात उन्होंने आयरलैंड से, इंग्लैंड से कई जगहों 3 से 4 बार साइकियाट्री की अर्थात मनोचिकित्सा की उच्च शिक्षाएं प्राप्त करी हुई हैं। 2002 में आपने एमबीबीएस किया परंतु शिक्षा आप 2012 तक लगातार 10 वर्ष तक लेते रहे। तो मैं अपने अ, श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि इस बात का आप लाभ उठाएं कि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष अपने जीवन के सिर्फ एक स्पेशलिटी को डेडिकेट करे हैं ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन सके हर लेवल पर। तो अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर रस्तोगी के अनुभव को, डॉक्टर रस्तोगी के प्रयासों को आप अपने जीवन में लाभ लें और उनसे सवाल पूछें। और हमारे समाज में एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि मनोचिकित्सा की बात करना, मनोरोग की बात करना एक वर्जना है। लोग उसके बारे में थोड़ा कुंठित महसूस करते हैं। आप अगर समाज में भी बात करें तो लोग उतना सहयोग नहीं देते हैं। इसलिए इस सेशन में आप डॉक्टर रस्तोगी से साफ-साफ बात पूछ सकते हैं। आप जो भी आज हमारे फेसबुक या सोशल मीडिया हैंडल्स पर सवाल पूछेंगे, हम उसमें आपका नाम नहीं लेंगे। तो किसी भी प्रकार से आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, परंतु आप निसंकोच होकर अपने सवाल पूछें और डॉक्टर रस्तोगी की एक्सपर्टीज का लाभ उठाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आपकी आइडेंटिटी पूरे तरीके से सुरक्षित। तो सर, वेलकम ऑन अवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। राजस्थान पुलिस नमस्कार और अलवर उत्कर्ष जी। पुलिस आपको बहुत बहुत अ, धन्यवाद देती है कि सर आप यहाँ तक आए। जी सर। जी जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ये जो श्रृंखला आपने चलाई है कि डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को बुला के उनसे संवाद कर रहे हैं। आई थिंक उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि उत्कर्ष जी, मेरा मानना ये है कि जितना कि ये एक जिसको कहते हैं एक शारीरिक बीमारी का पैंडेमिक है, उतना ही ये मानसिक बीमारी और मिस इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक भी है। तो जितनी ज़्यादा हम इस मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ पाएँगे, जितना ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पे भी फ़ोकस कर पाएँगे, उतना अच्छा हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख़्याल रख पाएँगे। तो मुझे बहुत खुशी है आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके, और उम्मीद ये है कि जो भी हमारे श्रोतागण हैं, वो इसको देख सकेंगे, सुन सकेंगे, और अपने जो भी मन में उनके भ्रम हैं, सवाल हैं, उसका आराम से, तसल्ली से मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर। सर, पहला सवाल तो वही है कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आप इतने समय से देख ही रहे हैं, आपके पास आते हैं। लोग जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फिजिकल सिम्पटम्स तो वो बता लेते हैं कि सांस नहीं आ रही है, 6 मिनट जी, वॉक टेस्ट नहीं हो पा रहा है। पर मानसिक रूप से उनको जो झेलना पड़ा है उसके विषय में ज़्यादा वो अवेयर भी नहीं हो पाते, खुद महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो कृपया जी, सिम्पटम्स बताएँ हमारे लोगों को ताकि वो भी आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके साथ कुछ हो रहा है। जी। अ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो बीमारी हमारे जीवन में इस समय चल रही है, उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। किसी पे उसका सीधा प्रभाव पड़ा है, किसी पे उसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा है। किसी के घर में कोरोना हुआ है, किसी की नौकरी कोरोना की वजह से जिस पे उस पे मुश्किल आ गई है। तो फ़र्क हम सभी पे पड़ा है और हम सब अपने-अपने तरीके से उससे जूझ रहे हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आदमी को उसकी फंक्शनिंग, यानी उसका जो जितना उसकी कैपेबिलिटी है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है, यानी उसकी जो कार्य क्षमता है, उसके आसपास कितना इंसान चल रहा है, क्योंकि हर इंसान में थोड़ा बहुत अलग तरीके से बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं। तो अगर हम एक बात करते हैं कि जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो लक्षण इस समय देखने को मिल रहे हैं, वो डिप्रेशन यानी अवसाद के, या फिर एंग्ज़ायटी यानी घबराहट, बेचैनी के जो सिम्पटम्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे अगर किसी को अवसाद है, डिप्रेशन है, तो वो चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं या किसी से बात नहीं करते, ऐसा सच्ची में नहीं है। 2 तरीके के इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। एक तो वो होते हैं जहाँ पे आपको दिखे कि इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तो वो चाहे वो गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं या चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, या फिर जो है उनमें जल्दबाज़ी है। और दूसरे सिम्पटम वो वाले हैं जहाँ पे इंसान चुपचाप है, किसी से बात नहीं करना चाहता और सिर्फ़ एक तरफ कोने में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जिन सिम्पटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एक्सट्रीम की बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घुट भी रहे होंगे, जिनके लक्षण उतने बाहर देखने को नहीं मिलते हैं। तो
हम सभी को एक-दूसरे का ख़्याल रखने की ज़रूरत है, हम सबको एक-दूसरे से पूछने की ज़रूरत है कि आप ठीक हैं, आप खुश हैं, आप डर तो नहीं रहे हैं। तो चाहे हम जो है ये बोले कि चाहे एक एक स्पेक्ट्रम ये हो गया जहाँ पे बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हुए हैं, दूसरा स्पेक्ट्रम वहाँ हो गया, जहाँ हम बिल्कुल ही जो है तेज़ या गुस्सा या चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो ये 2 एक्सट्रीम ऑफ सिम्पटम्स हो गए, ज़्यादातर लोग इसी के बीच में कहीं पर ही होंगे, जहाँ उनका जो है खुशी जो चेहरे पे दिखनी चाहिए, वो गायब हो जाती है। जी सर। हाँ सर, डिप्रेशन के पेशेंट्स की मदद करने के लिए और घर वाले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके जो सहपरिवार वाले हैं, उन्हें डिप्रेशन है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते देखिए, घर वाले क्योंकि सब एक साथ रह रहे हैं, इस समय लॉकडाउन है, तो वही लोग जो हैं सबसे पहले पिकअप कर पाते हैं। होता क्या है कि डिप्रेशन के साथ जो है लोगों के अंदर हल्का-सा जो है मन में डर होता है, भय होता है कि हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम सब एक-दूसरे का ख़्याल रखें। आपको अगर लगता है कि आपके माता-पिता, भाई जो हैं वो उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे मन में उतनी खुशी, उत्साह नहीं है, तो उनसे बात करने की ज़रूरत है। कई बार वो इंसान खुद आगे आके नहीं बता पाते, लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि भई आप खुश नहीं दिख रहे हो, इस सवाल में कोई शंका नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अपने परिवारजन वालों से ये पूछते हो कि आप खुश नहीं लग रहे हो, तो कम से कम उन्हें बताने का मौका मिलता है, वो बोल सकते हैं, हाँ भाई मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर एक वार्तालाप चालू होती है जहाँ आप उनसे थोड़ी और गहराई में पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं पूछ सकते हैं, तो जो जना आपके घर में बड़ा है, उसको बोल सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दूसरा इंसान जो परिवार में है, ये समय खुश नहीं है या मुश्किल में है। या अगर आपके वो पिताजी ही सही या जो आपके हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, वो हैं, तो चाहे आपके कोई चाचा हैं या कोई रिश्तेदार हैं या कोई उनके पिताजी के दोस्त हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कि आप इनसे एक बार पूछ के देखें कि ये मन में इस समय क्या इनके चल रहा है। तो लेकिन वो वार्तालाप, वो सवाल-जवाब बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अलावा अगर बात नहीं करेंगे तो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हैं? जी सर। सर, आइडेंटिफिकेशन के बाद किस तरीके से सब परिवार के जो लोग हैं, वो एक डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और कब ये इम्पेरेटिव हो जाता है कि चिकित्सक की सलाह ली जाए? मतलब किस हद तक हम इसको घर पर प्रबंधन कर सकते हैं और किस स्टेज पर जाकर हमें एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? देखिए मतलब हर इंसान का अपना अलग सिम्पटम्स होते हैं, अलग लक्षण में होते हैं, तो एक कंप्लीट जवाब देना थोड़ा-सा इसमें मुश्किल काम है। लेकिन जब आपकी वार्तालाप चालू होती है और आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो मेरा मानना ये है कि एक चिकित्सक से बात कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक रोग चिकित्सक ही सही, वो आपके जो जनरल फ़िज़िशियन हैं, आपके जो आपके अपने डॉक्टर हैं, जिनसे आप बात करते हैं या कई सालों से मिलते आ रहे हैं, वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो कि भई ये इंसान जो है, ये खुश नहीं है। तो कई बार तो जो एक किसी और जने से तीसरे जने से बात करके ही मन में संतुष्टि आ जाती है, तो इंसान बेटर महसूस करने लगता है। बट अगर आपके जो अपने खुद के डॉक्टर हैं, वो आपसे कहते हैं कि भई आपको किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है या एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पे जा सकते हो। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको कहीं पर घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके राजस्थान में भी जो है हेल्पलाइन्स होंगी, नेशनल हेल्पलाइन्स भी हैं या आपके जो लोकल डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर्स दिल्ली या गुड़गाँव में हैं या फिर मुंबई में हैं, आप सभी लोगों से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और सलाह लेने में कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि सलाह लेते हैं तो कुछ आइडिया ही मिलता है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था क्योंकि घर का जो माहौल है, अगर एक जना भी खुश और संतुष्ट नहीं है, तो उसका प्रभाव सभी लोगों पे पड़ता है। तो अगर हम एक-दूसरे की हेल्प कर पाएँगे, उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे और उनको राइट हेल्प दिलवा पाएँगे, तो जितने भी घर में परिवार में लोग हैं, सभी को संतुष्टि मिलेगी। जी सर। सर, नाम ना लेने का चूँकि हमने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो मैं नहीं लूँगा। भिवाड़ी हुँ। से हमारे पास सवाल है, मानसिक रोग आज बड़ी बीमारी बन गए हैं, इसका कारण क्या है? सर, इज़ इट एक्चुअली ट्रू कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या फिर जो हमारा देश का लिबरलाइज़ेशन 1992 के आसपास हुआ, उसके पहले शायद मनोरोगों की समस्या कम थी और उसके बाद बढ़ी है? या फिर ये सिर्फ़ हम अपने आप को मन को समझाने के लिए कह देते हैं कि हम बुरे वक़्त में रह रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, मानसिक रोग तो हमेशा से ही हमारे आस-पास रहा है और जो दुनिया के जो डेटा है, वो कहते हैं कि हर चौथा में से एक इंसान, हर चौथे इंसान को कभी न कभी कोई मानसिक बीमारी ज़रूर परेशान करती है।
उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन भर के लिए परेशान रहेंगे, लेकिन कभी थोड़ी-सी चाहे घबराहट, बेचैनी है या नींद की दिक्कत हो गई या याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई या अवसाद आ गया, तो हर चौथे इंसान को कुछ न कुछ जीवन में ज़रूर होता है। चाहे अगर हम 92 से पहले की बात करते हैं और अभी से उसका अगर कंपैरिज़न उसका करते हैं, तो इस समय लोगों के अंदर जागरूकता ज़्यादा है। तो लोग बढ़ के ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिक्कतें पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि लोगों को दिक्कतें पहले नहीं थी। इस समय जागरूकता ज़्यादा है, इसलिए लोग उसकी सलाह या उससे उसके बारे में बातें ज़्यादा करने लगे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दुनिया के जितने भी देश हैं, भारतवर्ष को भी मिलाता हूँ मैं और विदेशों को भी मिलाता हूँ, सबके डेटा सेम ही कहते हैं कि वो हर चौथा जो इंसान है, उसको कभी न कभी कोई न कोई मानसिक बीमारी आ सकती है। तो चाहे हम बच्चों की बात करते हैं, एग्ज़ाम के दिनों की जो टेंशन होती है, उसको भी हम इसी में जोड़ते हैं। और फिलहाल जो ये कोविड का जो प्रकोप आया है, तो होता क्या है कि अनिश्चितताएँ हम में से किसी को पसंद नहीं है जीवन में। तो हम सब चाहते हैं कि हमें पता हो, सुनिश्चित हो कि हमारे नौकरी क्या है, हमारी तनख्वाह कितनी आती है, स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के करियर के बारे में, तो हम सबको चाहे अच्छा लगता है और या संतुष्टि मिलती है, अगर हमें मालूम हो क्या हो रहा है। जब से कोविड आया है, तब से लाइफ़ की अनिश्चितताएँ बढ़ गई हैं, चाहे अपने स्वास्थ्य के प्रति, चाहे परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, चाहे पैसे के प्रति, जॉब तो इस बच्चों के फ्यूचर के प्रति, इसीलिए इस समय हमें ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जी सर। सर, बदरपुर और बलिया दोनों जगह से हमारे पास एक सिमिलर सवाल है। एक सवाल है सर, मानसिक रोग क्या होता है और आमतौर पर इसके लक्षण क्या होते हैं? दूसरा है सर, मानसिक बीमारी और पागलपन में क्या अंतर होता है और दोनों के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लोगों के अंदर जो गलतफ़हमी है वो ये है कि ये जो दोनों शब्द हैं मानसिक बीमारी और पागलपन उसको लोग एक चीज़ मानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और पागल की कोई परिभाषा वैसे भी नहीं होती। हम सब भी अपने दोस्तों को कभी-कभी बोल देते हैं कि तुम पागल हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बड़ी मानसिक बीमारी हो गई। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जीवन में मतलब ख़त्म सा हो गया है और वो साधारण भाषा में बड़ा कॉमनली इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उसका जो मेडिकल परिभाषा का मतलब कुछ और ही होता है। तो अगर हम मानसिक बीमारियों की बात करें तो मेरी बात मानिए कि कम से कम 100 से ज़्यादा डिफरेंट मानसिक बीमारियाँ हैं और सबके अपने अलग-अलग लक्षण हैं, तो सबको एक साथ जोड़ना गलत बात हो गई। अगर आप पागलपन की भी बात करते हैं तो आप इस तरह की कोई डायग्नोसिस तो ख़ैर है नहीं, कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। बट आप ये मान सकते हो कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं, जिनको नहीं पता कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, आप उनकी बात करते हो तो जितनी भी बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ उसमें से 100 में से 1 बीमारी ऐसी होगी जो इस तरह की होती है। 99 बीमारी ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन सी हैं, जो हर जगह दिखाई देती है। चाहे लोगों को इस समय कोविड की वजह से कुछ लोगों को ओसीडी की बीमारी होती है, यानी जिनको हाथ साफ करने की ज़्यादा या बार-बार सफाई करने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो आप ये मानेंगे कि इस समय क्योंकि सभी लोगों को बोला जा रहा है कि ज़्यादा हाथ साफ करिए, बार-बार हाथ साफ करिए, तो ओसीडी जैसी बीमारियाँ इस समय ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। या क्योंकि हम लोग सोच ज़्यादा रहे हैं, तो नींद डिस्टर्ब हो जाना, वो बहुत देखने को मिल रही है। या मन में हमेशा घबराहट और डर बना रहना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए या बहुत ही नेगेटिव मन में विचार आना, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि पागलपन शब्द का इस्तेमाल ना करें और जो मेडिकल बीमारियों के जो एक्चुअली डायग्नोस्टिक नेम्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी भी जैसे अगर आप देखते हैं तो जो आगे मुझे मालूम नहीं कोई अगर पूछे तो पूछेगा, तो जैसे लोग ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, उसका एक नाम है म्यूकरमाइकोसिस जिसको अगर सुनते हैं तो डर कम लगता है, लेकिन जहाँ उसमें काला शब्द जोड़ दिया, तो वहाँ पे जो है एकदम से लोगों के अंदर डर बढ़ जाता है। तो सही डायग्नोसिस, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारी ठीक से उसको बैलेंस तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। जी सर। सर, हमारे पास 2 सवाल बहुत ही अच्छे आए हैं कि ग्रामीण परिवेश में भी मानसिक बीमारियों का प्रचलन तो खैर गलत शब्द हो जाएगा, प्रेवलेंस थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। परंतु डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, लोग झाड़-फूँक वगैरह करवा के इस समस्या का निदान हुँ। करने की कोशिश करते हैं। इनके विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी है, दोनों जगह पे ही जो मानसिक बीमारियाँ हैं, वो खूब ही प्रचलित है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो ग्रामीण शहर हैं, वहाँ आप ये मान सकते हो कि जो जो जन है, जो ज़्यादा परेशान है, उसको थोड़ा-सा सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। घर-परिवार वाले साथ में रहते हैं, जुड़ के एक कंबाइंड फैमिली है। तो शायद जो है वो इंसान की जो
मैनेज करने की जो क्षमता है, वो थोड़ी-सी बेहतर रहती है। और जहाँ पे झाड़-फूँक की बात करते हैं, तो वो तो अंधविश्वास का ही हिस्सा हो गया और बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियाँ हैं, जो थोड़े समय के लिए आती हैं। तो अगर किसी को कोई तगड़ा-सा स्ट्रेस आया, कोई मुश्किल आई, तनाव आया, जो 1 महीने में अपने आप ही शांत हो गया और इंसान ने कहा कि भई हम तो झाड़-फूँक करा के आए थे, तो मन में जो है एक वो आ जाता है कि वही वहीं से ठीक हुए हैं। तो झाड़-फूँक की तरफ ना जाएँ, जो मानसिक बीमारियाँ हैं, इसके पीछे खूब सारी साइंस है, साइंटिफिक बैकग्राउंड है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट है। तो सही डायग्नोसिस और सही इलाज के साथ इंसान बहुत आराम से आगे बढ़ता है और अपना जीवन बिल्कुल सामान्य तौर पे बिता सकता है। जी सर। बीकानेर से सर हमारे पास सवाल है आधुनिक जीवन शैली और मानसिक रोगों के क्रॉस रोड्स को लेके, ये कितना जी, सही है? ठीक है, ये बिल्कुल मतलब एक अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि जो आजकल की जीवन शैली है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक अमेरिका में रिसर्च हुई थी 1940 के दशक में। तो वहाँ पे ये था कि एक एवरेज इंसान, जो एक नॉर्मल एडल्ट इंसान, वयस्क इंसान, वो साढ़े 7 से 8 घंटे रोज़ सोता है। और पिछले दशक में एक स्टडी हुई है, जहाँ पे ये जो नींद का समय है, ये करीब 6 घंटे आ गया है। यानी पिछले 50-60 साल में हम सब ने अपने 25% नींद छोड़ दी है। नींद का शरीर में बड़े सारे काम होते हैं, ठीक है? नींद में शरीर की रिपेयरिंग होती है, यानी जो आपने एनर्जी इस्तेमाल करी है, वो दोबारा बनाते हैं और अगले दिन के लिए भी नई एनर्जी तैयार होती है, शरीर अपने को रिपेयर करता है। तो अगर हम अपने को रिपेयर होने का समय कम देंगे, तो ज़ाहिर है कि हमें उसमें परेशानियाँ ज़्यादा दिखेंगी। मेरा ये भी मानना है कि शरीर और मन को आप अलग तरीके से सोच नहीं सकते। अगर हमें कोई शारीरिक दिक्कत है, जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे हैं, किसी को कोविड हो गया है, तो उसको मानसिक तनाव आना पक्का है और अगर किसी को मानसिक तनाव ज़्यादा है, तो उसको शारीरिक सिम्पटम्स, लक्षण भी दिखना पक्का है। तो चाहे सिर में दर्द हो, भारीपन हो या पेट साफ ना हो या कमर या कहीं पर ज़्यादा दर्द का एहसास हो, तो हम लोग अपने शरीर और मन को अलग-अलग नहीं कह सकते। और जो आजकल की जीवन शैली है, जो हम कह रहे हैं कि भई काम ज़्यादा करते हैं, आराम कम करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए समय अपने लिए कम निकालते हैं, चाहे उसमें शराब, सिगरेट हम सब जोड़ देते हैं, तो वो शारीरिक प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा और अगर शारीरिक प्रभाव है, तो मानसिक प्रभाव आना पक्की बात है। जी सर। सर ड्रग एडिक्शन को लेके भी हमारे पास सवाल आए हुए हैं, हमको हुँ, सब्सिक्वेंटली लेंगे। सर परंतु इस समय सवाल एक आया हुआ है सर कि मानसिक बीमारियों का सर फिजिकल फॉर्म कभी-कभी निकल सकता है क्या? प्रोबेबली दे आर बिल्कुल। आस्किंग अबाउट साइकोसोमैटिक ऑर्डर्स। जी, जी, बिल्कुल, अगर हम हमने बीच में झाड़-फूँक की भी बात करी थी और एक बीमारी होती है जिसको पुराना नाम तो उसका हिस्टीरिया है, आजकल उसको कन्वर्जन या डिसोसिएशन बोलते हैं। तो और अगर हम लोग बात करते हैं पुराने ज़माने की पिक्चरों में भी दिखाया जाता था कि कोई बुरी खबर आई तो किसी के पैरों ने काम करना बंद कर दिया या उनकी आँखों की रोशनी चली गई या ज़ुबान चली गई। तो ये भी क्या था, ये एक तरीके का हिस्टेरिकल रिएक्शन ही था। यानी एक मानसिक तनाव आने का जो लक्षण था वो शारीरिक रूप में दिखा। तो अगर किसी को इस तरह का तनाव आया और उनको इस तरह के शारीरिक सिम्पटम्स दिखे और फिर वो जाके जो है झाड़-फूँक कराने चले गए और जो भी वहाँ पे उन्होंने सुना, देखा, उससे उनका मन बदल गया। तो लोग कहते हैं कि वो काम कर गई वो वाली चीज़। तो शारीरिक बीमारियाँ जो हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो बिगड़ जाती हैं मानसिक तनाव की वजह से। जैसे कि शरीर में दर्द, तो अगर 2 इंसान ऐसे हैं जिनको सेम चोट लगे, तो जिसका मन अच्छा है उसको दर्द का एहसास कम होता है, जिसका मन खराब है उसको दर्द का एहसास कई गुना ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं पेट की बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, अगर मन अच्छा नहीं है तो पेट भी आपका साफ़ नहीं होता है। अब लोग कहते हैं कि जैसे कॉमन भाषा में बोलते हैं कि गैस सिर पे चढ़ गई। ऐसा मेडिकली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शरीर एक तरीके से भगवान ने बनाया है। तो वो भी जो है एक घबराहट की ही निशानी मानी जाती है कि आपको बेचैनी इतनी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि वो जो गैस है वो शरीर में इधर-उधर चली गई। तो बहुत सारी ऐसी शारीरिक बीमारियाँ हैं जो मानसिक बीमारियों की वजह से आ भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। सर अगर आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दें, जैसे आपने गैस्ट्रिक के बारे में बताया, हुँ, कुछ दर्द के बारे में बताया, अगर हुँ। ऐसे कुछ और सिम्पटम्स हैं, जी, जिनके जी, बारे जी, में अगर बिल्कुल। जानकारी मिले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा लाभ होगा आइडेंटिफ़िकेशन में। जो सबसे कॉमन चीज़ें आती हैं हम लोग के पास में वो सिर दर्द है।
तो लोग सिर दर्द की बीमारी लेके आते हैं और एक जो कॉमनली लोगों को टर्म बोल दिया जाता है कि भई आपको माइग्रेन है। तो जो रिसर्च कहती है कि जो 100 लोग अगर आपके पास सर दर्द की बीमारी लेके आते हैं, उसमें से केवल 20 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइग्रेन की बीमारी होती है। 70 लोग ऐसे होते हैं जिनको टेंशन हेडेक्स होते हैं। यानी उनको जो उनका तनाव चल रहा है, उसकी वजह से सिर में भारीपन रहना या एक खिंचाव, तनाव लगना वो होता है। तो टेंशन हेडेक्स भी एक तनाव की ही निशानी है, एक मानसिक बीमारी की तरह ही उसको हम लोग मानते हैं। फिर हमने बात करा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हैं क्योंकि उनको लगता है धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, यानी उन्हें लगता है कि उनको एक हार्ट की बीमारी हो गई है। लेकिन वहाँ जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उनका चेकअप करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कमी नहीं आती। लेकिन इंसान फिर भी मानने को तैयार नहीं होता कि उनको एक मानसिक तनाव की वजह से सिम्पटम्स आ रहे हैं, ना कि उनको एक कार्डियक बीमारी है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं बेचारे, वो लोग जो है अलग-अलग डॉक्टर्स के पास भटकते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो उनको डायग्नोसिस बना देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक हेल्थ एंग्ज़ायटी बोलते हैं। तो हेल्थ एंग्ज़ायटी जो है वो दुनिया की सबसे कॉमन बीमारी मानी जाती है। 50 से 60% इंसान जो अस्पताल जाता है वो ये लेके जाता है कि कुछ हो गया है या कुछ होने वाला है। और वो चाहे उनको लगता है उनके पेट में कुछ गड़बड़ है या हार्ट में कुछ है या ब्रेन में कुछ हो गया है या शरीर या जोड़ों में दर्द ज़्यादा है या पेशाब की दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो लेकिन वो एक शारीरिक बीमारी नहीं है, उसका जो मेन कारण है वो मानसिक तनाव होता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो है मानसिक बीमारी के खिलाफ जो है काफ़ी सारी नेगेटिव लोगों के मन में भावनाएँ हैं, तो अगर उन्हें डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, मानिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, तो पेशेंट जो है वो साइकियाट्रिस्ट की जगह किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो कहीं पर एक ओपन माइंड रखना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ एक गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसको मानिए ज़रूर, मिल ज़रूर लीजिए। आप उनकी बात माने ना माने साइकियाट्रिस्ट की, लेकिन मिल लीजिए, क्योंकि देखा ये गया है कि आपको फ़ायदा मिलना पक्का है। जी सर। सर एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन आया है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है और दोनों में से किसके पास किस लिए जाना चाहिए? देखिए, साइकियाट्रिस्ट हों या साइकोलॉजिस्ट हों, दोनों ही मानसिक बीमारियों का ख़्याल रखते हैं। दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो मेडिकल फील्ड से आते हैं। तो जैसे चाहे न्यूरोलॉजिस्ट है या कार्डियोलॉजिस्ट है, सभी लोग एमबीबीएस करते हैं। तो उसी तरह एक साइकियाट्रिस्ट भी एमबीबीएस करता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं अपनी साइकियाट्री के विभाग में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो उन लोगों का काम है काउंसलिंग, यानी बातों के साथ लोगों को ठीक करना, उनको समझा के उनकी उनकी थिंकिंग, उनकी सोच को एक नई दिशा देना। साइकियाट्रिस्ट भी इस तरह का काम तो करते ही हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। बट साइकियाट्रिस्ट लोगों के पास एक चीज़ और होती है कि वो दवा लिखने के जो उनकी जो खूबी है, वो मेडिसिन से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक अच्छे इलाज में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों के साथ में ही एक अच्छा इलाज होता है। तो जो हल्की-फुल्की बीमारियाँ हैं, उनका साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी को काफ़ी सारे सिम्पटम्स हैं, तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके लोगों का इलाज करते हैं। जी सर। सर एक सवाल आया है इसी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वाले सवाल पे, और उनका ये कहना है कि जनरली साइकियाट्री या साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। उनका मतलब शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप एक बार में जाएँगे, 500 या ₹1000 में एक जी, कंसल्टेशन में, और शायद जी। एक को कराने में उनकी समस्या का निदान हो सकता है, बट नंबर ऑफ सेशन जो शायद एक साइकियाट्रिस्ट के साथ देने पड़ते हैं वो ज़्यादा हैं। अफोर्डेबिलिटी को लेके बेसिकली सवाल है सर। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये भी है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, तो आपका सेशन कम से कम 20 से 30 मिनट के होने की आप उम्मीद रख सकते हो। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो 40 से 50 मिनट का सेशन की आप उम्मीद रख सकते हो। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वही सेशन 5 मिनट का होता है। तो क्योंकि डॉक्टर आपको समय ज़्यादा देते हैं, इसलिए फिर उधर से फीस भी लोगों की ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो है ये मैं सबके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे सर्विसेज़ हैं, जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेटअप्स में जाते हैं तो वहाँ पे चार्जेस तो मिनिमम ही होते हैं, मिनिमल होते हैं। अ, आप अगर जैसे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे लोग टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं साइकियाट्रिस्ट, तो फिर वहाँ पे फीस कम होती है। आप अगर थोड़े बड़े शहरों में आते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा मिलता है और इसलिए वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है। मैं बिल्कुल ये तो मैं चाहूँगा ही कि जो साइकियाट्री है, साइकोलॉजी है,
ये भी किसी तरीके से इंश्योरेंस में कवर हो ताकि लोगों को उसकी भी सुविधा मिल सके। लेकिन इनकी जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल जायज़ है और इसका कारण भी जैसे मैं कह रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर भी आपको समय ज़्यादा देना चाहिए जब आपसे चार्ज करते हैं तो। मैं अपने श्रोताओं के लाभ के लिए बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं कतिपय कारणों से, तो भी सरकारी संस्थानों में मनोचिकित्सक नियुक्त होते हैं इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए। तो कृपया उनका लाभ भी उठाएं, अवॉइड ना करें। अगर आप सरकारी अस्पताल तक अपने दिल का इलाज कराने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो संभवतः 4 कमरे छोड़कर आपको एक मनोचिकित्सक भी बैठे मिल जाएंगे। एक बार उनसे बात करके देखें, हो सकता है आपकी समस्या का निदान हो जाए, नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 25 मिनट जाएँगे। तो समय थोड़ा-सा इन्वेस्ट करें और इस बारे में अवेयर बनें कि मनोचिकित्सक विभाग भी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो खाली ही रहे, वहाँ पर आप लोगों के जाने से कई बार आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं, जो आपको शायद बिना जाए एहसास में नहीं होते हैं कि आप परेशान क्यों थे और उसका समाधान कैसे हुआ। जी सर। सर एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक को लेके क्वेश्चन्स आ रहे हैं। मेरे हुँ, पास खुद 2 लोगों के एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं कि जब जैसे ही वो कोविड पॉज़िटिव आए, तो वो जी। हार्ट पेशेंट्स थे। तो वही हुँ, साइकोसोमैटिक इफ़ेक्ट आना चालू हुआ कि उनको लगा अब तो दिल में दर्द चालू हो गया है, तो कोरोना जी, की रिपोर्ट आई पॉज़िटिव है और उसके बाद दौड़े हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास देखने कि क्या जी। हुआ है। इसका सर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? देखिए एंग्ज़ायटी अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको घबराहट ही बोलेंगे, है ना? तो एंग्ज़ायटी सभी लोगों को होती है कभी ना कभी, क्योंकि एंग्ज़ायटी हमारी दोस्त मान के चलते हैं हम लोग क्योंकि ये हमें तैयार करती है मुश्किलों से लड़ने और जूझने के लिए। तो अगर एंग्ज़ायटी को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, तो उसको हम बोलते हैं कि शरीर का ये 3 एफ रिएक्शन है। पहला एफ होता है फाइट, दूसरा होता है फ्लाइट और तीसरा होता है फ्राइट। यानी अगर हमें किसी सिचुएशन से लड़ना हो, भागना हो या हमें डर लगता हो, तो बॉडी में एंग्ज़ायटी बनती है, घबराहट बनती है। जो इसका पहला लक्षण होता है, वो ये होता है कि हमारी मांसपेशियाँ जो हैं, वो थोड़ी सख्त यानी टाइट लगने लगती हैं। क्योंकि अगर आप माने अगर किसी को रनिंग करनी है, तो पहले मांसपेशियों को टाइट करता है या लड़ना है, तो मांसपेशियों को टाइट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है एंग्ज़ायटी में, वो हमारी मांसपेशियाँ हमें टाइट महसूस होती हैं। अब अगर मांसपेशियाँ टाइट महसूस हो रही हैं, यानी वो ज़्यादा काम कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड की भी ज़रूरत है अपना काम करने के लिए। अब जो ब्लड आता है यानी खून आता है वो हार्ट को भेजना पड़ता है, तो हार्ट की जो धड़कन है वो बढ़ने लगेगी। जो जो ऑक्सीजन है वो आती है लंग्स के साथ, तो ऐसा एक घुटन का एहसास होता है या लगता है कि हमें पूरी साँस नहीं आ रही, तो हम लोग एक गहरी साँसें लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो किसी को भी हो सकता है जब हमें एंग्ज़ायटी होती है। चाहे माने कि हल्की-सी होती है, फ्लाइट उड़ रही हो या फिर जो है टीचर लगा रहे हों या एग्ज़ाम से पहले जो एंग्ज़ायटी होती है, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। बीमारी इसको तब मानते हैं जब वो गलत समय पे आती है या जितनी प्रॉब्लम है उससे कई गुना ज़्यादा महसूस होती है, जहाँ उसका एहसास ज़्यादा होता है। तो जो एंग्ज़ायटी के लक्षण हैं वो यही हैं, धड़कन बढ़ जाना, पसीने आ जाना, हल्का-सा चक्कर लगना, साँस लेने में घुटन लगना, हाथ में कंपन आ जाना, बार-बार टॉयलेट जाने की इच्छा करना, तो ये सब एंग्ज़ायटी के लक्षण हो गए। जब हम पैनिक की बात करते हैं तो पैनिक में एक सिम्पटम और जुड़ जाता है, यानी ये फीलिंग आना कि आज नहीं बचेंगे, आज तो हम गए। तो ये जो कोविड की किसी को पॉज़िटिव है या किसी का जो किसी का कोविड से एक्सपोज़र हो गया, तो वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का, तो वो एंग्ज़ायटी बनना नेचुरल है। वो सभी की बनती है, आप उसमें अकेले नहीं हैं। क्योंकि बीमारी के बारे में जो हमने सुना है, हम उससे डरते हैं। तो बॉडी में जो डर के खिलाफ जो रिएक्शन होना चाहिए, वो तो होगा ही। तो वो एक नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का। तो बट एक्सेसिव यानी ज़्यादा रिएक्शन अच्छी बात नहीं है। तो लोगों को डर लगता है तो फिर वो जैसा आप कह रहे हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, लेकिन वो धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। आप डरोगे, आपको लड़ना है, भागना है, डरते हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्योंकि बॉडी को उसको तैयार करने की ज़रूरत होती है। जी सर। सर रिसेंटली एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी राजस्थान में जहाँ पर एक वृद्ध हस्बैंड वाइफ थे। जब वो कोविड जी, पॉजिटिव आए तो उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर इसलिए आत्महत्या कर ली कि कहीं पोता-पोती को कोरोना ना हो जाए। जी। तो बहुत ही सर दुखद ऐसे घटना लोगों है। के बारे में अब मैं जी, बहुत ही दुखद घटना है मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा सुन के। लेकिन देखिए उनको तो इतनी जानकारी भी शायद ना हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं और मैं जानता हूँ ऐसे भी लोग थे
जिनका डायग्नोसिस के बाद जिन्होंने जो है नर्स थे, जिनकी डायग्नोसिस आई और उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे तो लोग हैं जिनको इसके बारे में समझ ही नहीं है, और जिन लोगों को समझ है कई बार वो भी इतना डर जाते हैं कि क्या होगा इसके साथ। तो जैसा मैंने शुरुआत में आपसे मैं कह रहा था कि ये जो बीमारी है, जो इस समय चल रहा है, सत्र हम सबके जीवन का चल रहा है, ये ना ही मैं ये बोलूँगा एक फ़िज़िकल पैंडेमिक है, बट उतना ही ये मेंटल हेल्थ यानी मानसिक पैंडेमिक है, और उतना ही ये मिस इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक है। यानी जो ये हम सब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो व्हाट्सऐप से निकालते हैं या फ़ेसबुक से निकालते हैं, या पूरे दिन जो हम लोग अखबार या फिर टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं, उससे हम लोग डर इतना ज़्यादा रहे हैं, जो कि इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीमारी है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपना सोशल डिस्टेंस रखते हो, मास्क लगा के रखते हो, कम लोगों से मिलते हो, घर के अंदर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएगी, और हो भी जाएगी तो उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मन में डर, भय इतना है, और ये मिस इन्फॉर्मेशन ही है। तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह से लेना ज़रूरी है। आपने अखबार पढ़ लिया वो काफ़ी है, पूरे दिन न्यूज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ये कॉन्ट्रास्ट बात हो गई कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, बट ज़्यादातर लोग इसको सोशल मीडिया पे ही देखेंगे। तो लेकिन जहाँ तक हो सके तो चाहे व्हाट्सऐप है, ये मान लीजिए जो व्हाट्सऐप पे आ रहा है उसमें 90-95% चीज़ तो झूठ है। उसमें शायद 5% ऐसी चीज़ होगी जो किसी के काम की होगी, वरना लोग बिना सोचे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो भी इसको सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगा, प्लीज़ सोचिए कि जो चीज़ आपने फॉरवर्ड करी उसका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसकी कोई वैल्यू है, जो आपने भेजा है? किसी को उससे 1% भी फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आपने 10 चीज़ें फॉरवर्ड करी हैं, उसमें से एक भी शायद ऐसी हो जिसका किसी दूसरे पे पॉज़िटिव फ़र्क पड़े या आपको कन्फर्म्ड हो कि ये सच न्यूज़ है। जी सर। तो शायद सर आवश्यकता है फेक न्यूज़ की पैंडेमिक इसकी महामारी के खिलाफ भी लड़ने की, क्योंकि लोगों में भयाक्रांत वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से हो रहे हैं क्योंकि 24 घंटे ही उनको सिर्फ़ नकारात्मक खबरें मिल रही हैं और हमारे पास सर आपके वक्तव्य सुनकर एक कमेंट भी आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना होने पर यदि हिम्मत से पॉज़िटिव रहें, तो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक चीज़ कही है। पॉज़िटिविटी चाहे कोरोना है या किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी को कैंसर की बीमारी है, उस चीज़ को आसान बना देती है। आपकी जो जंग है वो आसान हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ़ इतना पॉज़िटिव सुनें कि भई मुझे तो इलाज ही की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा, इतना भी पॉज़िटिव नहीं। सही हेल्प लीजिए और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, तो आपकी ये जो जर्नी है 10 दिन की, 12 दिन की, वो कई गुना आसान हो जाएगी। मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो कोरोना काल है, अगर आपको कोरोना भी हो गया है, तो इसको एक लाइफ़ में एक स्पीड ब्रेकर की तरह मानें। अगर लाइफ़ में क्या होता है, अगर हम अपनी गाड़ी तेज़ स्पीड से चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आता है, तो हम स्लो डाउन होते हैं, लेकिन स्लो डाउन थोड़े समय को होता है और फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। लाइफ़ फिर स्पीड पकड़ेगी, हम फिर वहीं पर होंगे जहाँ पहले थे। तो लेकिन इसको जो है एक स्पीड ब्रेकर ही मानें, इसको एक गड्ढा खाई नहीं मानें। क्योंकि इतना नेगेटिव नकारात्मक हो जाएँगे तो कैसे काम चलेगा, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो सभी के पास पे जाएगी। आपके परिवार में सभी के पास आपका डर, भय पहुँचता है। तो एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखें और ना कि सिर्फ़ अपना ख़्याल रखें, आपके जो आस-पास वाले लोग हैं उनका भी ख़्याल रखें। जी सर। सर मैं अपने श्रोताओं को एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि जब 1947 में हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, तब से लेके आज तक के 70 साल में हमने कितनी प्रगति की है। उस जी। ज़माने में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, ना आपके पास हेल्थ केयर सर्विसेज़ थी, नौकरियों की भी कमी रहती थी और सही मायनों में खाने तक की कमी थी कि 1970s में जाके हमको हरित क्रांति करनी पड़ी कि घर देश में खाना आए। तो उसके पहले सही में खाने तक की कमी रहती थी और आज़ाद होते ही राष्ट्र को हर दशक में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, 62 हो, 65 हो, 47 हो, 72 हो। जब हमारे ही जनरेशन के लोग, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपके हमारे दादा-दादी, माता-पिता उस समय जीवित, उन लोगों ने वो दौर देखा है और आज वो वहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे पास कोई ख़ास वजह नहीं है हिम्मत हारने की। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने और बिल्कुल ठीक कहा उत्कर्ष जी, और मैं अगर आपको एक उदाहरण और देता हूँ मैं, अगर हम बीमारी की ही बात करें, तो 1918-19 के समय पे यानी पूरे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। ना वैक्सीन थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट था, ना ही ऐसी दवाइयाँ थी, ना ही ऐसा हेल्थ केयर था। फिर भी 2, 3, 4 साल में लोग प्रोग्रेस करके और दुनिया ने पिछले के मुकाबले बेहतर ही करा है। अगर हम माने कि भारतवर्ष में जो है प्लेग बहुत होता था,
जी सर। लेके पूरे-पूरे गाँव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अगर हम अभी थोड़े दिन पहले की बात करें, स्वाइन फ्लू का बहुत डर था 5-6 साल पहले, लेकिन अब स्वाइन फ्लू की कोई बात नहीं करता। अगर अपने देश में बात करें तो केरला में 2 साल पहले शायद निपा वायरस निपा वायरस। फैला था, थोड़ी जगह पे तो लेकिन वो भी कंट्रोल होके हम आगे बढ़ गए। अगर अफ्रीका की बात करें, वहाँ इबोला फैला था। आप ये बात करोगे अफ्रीका थोड़ा-सा पीछे है प्रगति के उसमें, तो वहाँ भी कंट्रोल हो गया था। तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा, लाइफ़ फिर से अपनी गति पकड़ेगी। लेकिन हमें ये मालूम है, तो चाहे जैसे हमने बात करी कि देश में जहाँ दिक्कत आई वहाँ हरित क्रांति करी गई थी और देश ओपन हुआ, लिबरलाइज़ेशन हुआ, जो लड़ाइयाँ हुई उससे भी आगे बढ़ा और ये भी हमें मालूम है कि मेडिकल बीमारियों से भी देश लड़ा है पहले, अपना ही नहीं पूरा दुनिया भी लड़ी है। तो इससे भी हम लड़ पाएँगे। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी-सी अनिश्चितता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, हम सबको अनिश्चितताएँ पसंद नहीं है। तो क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 6 महीना, साल भर और मैं ये भी बोलूँगा उत्कर्ष जी कि जो अभी उन्होंने सब लोगों ने बात करना चालू करा है तीसरी वेव कब आएगी, कैसे आएगी वो किसी को नहीं पता। लेकिन उसकी चिंता करके हम अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं। तो वर्तमान पे फ़ोकस करें, अपने स्वास्थ्य पे फ़ोकस करें, चाहे फ़िज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ। अभी आगे की इतनी परवाह करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, उससे क्या डरना? बात बिल्कुल सही है सर, तो अपने श्रोताओं से मैं वही अनुरोध करूँगा कि इस बार की महामारी साइज़ में हो सकता है बड़ी हो मगर प्रबंधन में बहुत आसान है। आप सिर्फ़ हाथ धो के मास्क पहनकर इसका बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं और हार्डली 2 से 3% पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। बाकी लोग तो कुछ तो असिम्प्टोमेटिक हैं, उन बेचारों को पता भी नहीं चला कि हुआ है और उसके बाद ठीक हो गए और कुछ ऐसे हैं जिनको पता चला है तो वो घर पे सिर्फ़ 14 दिन के क्वारंटीन से ठीक हो गए हैं। तो शायद इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लोग जितना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। सर हमारे पास एक सवाल पोस्ट कोविड डिप्रेशन को लेकर आया हुआ है। जी। इसके विषय में सर थोड़ा-सा बताएँ? जी देखिए जो कोविड में जिन लोगों को सीवियर कोविड हो रहा है, यानी जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, उनके अंदर पोस्ट कोविड डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि जो उन लोगों ने जिस दौर से वो लोग गुज़रे, अस्पताल में या किसी को आईसीयू जाना पड़ा या ऑक्सीजन की कमी दिख रही थी, उनके आस-पास के लोग डर रहे थे। तो मन में डर की भावना आना तो पक्की बात है और ये जो पोस्ट कोविड डिप्रेशन है, ये एक्चुअली बढ़ गया है। लेकिन आप लोग ये भी मानिए कि ज़्यादातर लोग जो है इससे नेचुरली भी उभर सकते हैं 15-20 दिन जैसे कहते हैं ना हम लोग टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। तो एक दिक्कत आती है लाइफ में फिर हम सब अडैप्ट करते हैं, फिर हम हमारी लाइफ जो है नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर हमें जो है हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, बिस्तर में ही लेटे हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो फिर इसके लिए प्लीज़ इलाज लीजिए, किसी न किसी से बात करिए। थोड़ी-सी हमारी मैं जो मेरे मेडिकल कॉलीग्स भी हैं, मैं उनके लिए भी ये बोलता हूँ मैं कि सभी लोगों से एक बार पूछें ज़रूर कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन पे हैं, उन्हीं लोगों से पहले बात होती है और अगर वो लोग पहले पिकअप कर पाएँ कि भई किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं जा रहा है, बस पूछना ही है कि भई आप ठीक है मानसिक तरीके से, तो वो लोग भी गाइड कर सकते हैं कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से प्लीज़ बात कर लीजिए। तो पूछना सबसे है, छोड़ना किसी को नहीं है। कि भई आप ठीक फ़ील कर रहे हैं या नहीं। इसमें कोई डर नहीं है, इसमें आप किसी के जो प्राइवेसी पे आप जो है आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं या नहीं। जी सर और सर शायद इसी का उदाहरण हमारी सुसाइड हेल्पलाइन्स होती हैं, जहाँ पर जिन लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं, वो उस समय फ़ोन करते हैं और उस समय भी उनसे सिर्फ़ पूछा ही जा सकता है क्योंकि 2 लोग सिर्फ़ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, परंतु जी, वो जी। छोटी-सी बातचीत भी किसी की जान बचा सकती है, तो शायद इस समय भी आवश्यकता इसी चीज़ की है कि लोग एक-दूसरे से सिर्फ़ सामान्य क्रम में भी बात करें। दूरियों को सिर्फ़ फ़िज़िकल दूरियों में रखें, सामाजिक दूरियों को ना बढ़ाएँ और शायद इससे भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। बिल्कुल जो हमें लोगों से कनेक्शन देखिए जिसको कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स यानी हम सब जो है वो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम लोग अकेले रहने वाले लोग नहीं हैं। तो एक दूसरे से चाहे हम लोग फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली तो कनेक्शन बना ही रहना चाहिए। जब मैं वर्चुअली कनेक्शन की बात करता हूँ, मैं चैटिंग की बात कम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ़ोन उठाइए, लोगों से फ़ोन पे बात करिए, वीडियो कॉल करिए। उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा मैं, ना कि चैट से बात करने के लिए, क्योंकि चैट में ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान इतना अच्छा या कंफर्टेबल फ़ील करे, अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स शेयर करना।
तो कनेक्शन बनाए रखिए और केवल जो है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि लोग फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन लोगों के जो पर्सनल लाइफ़ पे क्या चल रहा है, लोगों के फाइनेंशियल स्थिति क्या है, लोगों के बच्चे जो कि पिछली बार हमने देखा था कि बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे थे लोग, स्कूल से बच्चों को निकालना पड़ गया या खाना नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा-सा उस पे भी ध्यान रखें कि लोगों से पूछ सकें कि भई वो ठीक हैं या नहीं हैं। जी सर। सर एक सवाल हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के संबंध में है। क्या हुँ। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं? दोनों बहुत अलग बीमारियाँ हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्किज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनली बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें लोगों के मूड स्विंग्स आते हैं। तो कभी लोग जो हैं वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, ज़्यादा बातें करना, बड़ी-बड़ी बातें करना, नींद ना आना लेकिन थकावट भी ना लगना। और फिर दूसरे फ़ेज़ आते हैं उनके जहाँ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जहाँ पे मन में कोई खुशी और उत्साह नहीं बचता, किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो बाइपोलर की बात हो गई। मैं सिज़ोफ्रेनिया पे जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका मतलब हमारी सोसाइटी में ख़त्म हो गया है। तो जैसे डिप्रेशन शब्द है, तो एक जो मेडिकल डिप्रेशन है और जो हम रोज़मर्रा में डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अलग चीज़ हो गई। जो मेडिकल डिप्रेशन है, उसका मतलब ये है कि आपका मन उदास है, आपको खुशी नहीं मिल रही, लेकिन वो कम से कम 14 दिन तक आपका ऐसा चलना चाहिए और वो हर परिस्थिति में आपको फ़ील होना चाहिए। चाहे आप घर में हैं या आप दोस्तों के पास में हैं या आप अपने काम पे हैं। अगर आपका सिर्फ़ घर के अंदर मन खराब है, बाकी जगह आपका ठीक है या आपका 3-4 दिन की मन की उदासी है, तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि 14 दिन हमारा मन उदास है हर तरह से, हर जगह पे। लेकिन जो हम लोग कॉमन भाषा में यूज़ करते हैं, आज मैं डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो मेडिकल डिप्रेशन नहीं है। इसी तरह बाइपोलर भी एक ऐसा शब्द है कि अगर किसी को कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, तो लोग उसको मज़ाक में या फिर उसको बोल देते हैं कि आप बाइपोलर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल बाइपोलर हो। तो बाइपोलर में भी आपका मन उदास होना चाहिए 7 से 10 दिन तक और मन में उत्तेजना भी होनी चाहिए कम से कम 3 दिन तक, तब आप उसको बाइपोलर बोलते हैं। अगर हम सिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो सिज़ोफ्रेनिया भी हर 100 में 1 जने को होता है, तो बहुत कॉमन है बीमारी, लेकिन लोगों पे फ़र्क अलग-अलग तरीके से पड़ता है। तो जो नॉर्मल कॉमन सिम्पटम्स हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उनके खिलाफ हैं, उनके उनके अगेंस्ट हैं, उनके उनके बारे में बातें कर रहे हैं या उनका मज़ाक बना रहे हैं या उनको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो और लोगों को नहीं दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं। तो चाहे सिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, उसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सभी लोगों को एक जैसा फ़ायदा मिलता है इलाज से, बट ज़्यादातर लोगों को मैं बोलूँगा आपसे 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन सामान्य तौर पे चल सकता है, अगर वो ठीक इलाज लेंगे और इलाज को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे तो। जी सर, एक चिंताजनक सवाल सीधे हमारे पास आ गया है साइबर बुलिंग से संबंध में, और नाम मैं नहीं लूँगा, परंतु वो कह रहे हैं कि साइबर बुलिंग के कारण आत्महत्या करने का मन करता है, क्या करूँ? जी, साइबर बुलिंग एक बहुत ही खराब सी चीज़ है और जो दिखती नहीं है। अगर आपको कोई आस-पास में कोई आपके क्लास में कोई बच्चा है जो तंग करता है या आपका कोई कॉलीग तंग करता है, तो और लोगों को दिखता है, तो लोग आके आके आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन साइबर बुलिंग ऐसी चीज़ है जो आपके अपने कमरे, आपके आपके फ़ोन पे आपके साथ हो रही है, जो किसी और को दिखाई नहीं देती है। तो साइबर बुलिंग के लिए भी बात ये है कि आप पहली चीज़ आप ये करिए कि आप जिस भी सिचुएशन में आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, चाहे वो व्हाट्सऐप है या फ़ेसबुक है या ट्विटर है, तो या तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है? किसी ने कहा नहीं है, कोई कंपल्सरी चीज़ें नहीं है लाइफ़ में। हमारी लाइफ़ बिना साइबर के चल सकती है। और दूसरा आजकल चाहे राजस्थान पुलिस है या हरियाणा पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे साइबर क्राइम, साइबर सेल्स हैं, जहाँ पे आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं और आप प्रॉपर हेल्प ले सकते हैं। जिसको मैं बोलता हूँ डू नॉट सफर इन साइलेंस, प्लीज़ हेल्प लीजिए। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है, जो आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी खराब ही एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आप सुसाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हेल्प अवेलेबल है। लेकिन हेल्प उन्हीं को मिलती है जो आगे आके हेल्प लेते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, चाहे आप वो जो जिस जगह से आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, उन प्लेटफ़ॉर्म्स में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। चाहे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे अलार्म की सुविधा होती है, आप हाइलाइट कर सकते हो। व्हाट्सऐप ऐसा नहीं है कि व्हाट्सऐप के बिना लाइफ़ नहीं चल सकती है। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और पुलिस या यानी जो हमारी लॉ है वो आपके साथ है।
आप कंप्लेन लिखवाइए, आपको डेफिनिटली हेल्प मिलेगा। बट एज़ आई सेड, डू नॉट सफर इन साइलेंस प्लीज़। हाँ जी सर। और सर अगर साइबर बुलिंग के विक्टिम कोई बच्चा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान अधिकार संरक्षण आयोग की हेल्पलाइंस भी हैं 1048 1048। वहां पर भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सरकारी तौर पर भी मदद मिल सकती है, आप सामाजिक तौर पर भी मदद ले सकते हैं। परंतु उसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि शांत रहते हुए सफर करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, पर जब तक हम बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कोई समस्या है। तो एक डिस्कशन करने की बहुत जरूरत है सर। सर एक सवाल हमारे पास है कि दादी को सारे दिन माँ भाभी ताने देती हैं, निश्चित ही उनका मन दुखता होगा कि कैसे उनका मन अच्छा रख सकते हैं। क्या इसके लिए कोई पारिवारिक सेशन की व्यवस्था हो सकती है? गांव में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और शहर जाओ तो घर वाले खड़े हैं कि पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाया जाए। देखिए, इस परिस्थिति में हमें फैमिली काउंसलिंग से आपको मदद मिल सकती है। तो जहाँ पे आपकी दादी हैं या आपकी मदर है, वो दोनों जाते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक मिडल ग्राउंड निकालने की कोशिश होती है कि भई ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ये चीज़ आपको नहीं पसंद। एक मिडल का रास्ता निकालते हैं ताकि लाइफ़ जो है वो एक कंफर्टेबल, एक पॉज़िटिव लाइफ़ बिता सकें। ये बात ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में कोई काउंसलर हो या साइकियाट्रिस्ट हो, क्योंकि हमारे देश में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। तो वर्चुअल जो है, आप वर्चुअल डिस्कशन तो स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो स्टिग्मा है मानसिक रोगों के खिलाफ, वो एक्चुअली बहुत सच है। तो कई बार कि आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आपके पिताजी हैं या आपके दादा हैं या आपके चाचा हैं, कोई ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा-सा इसमें बीच बचाव कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि वो लोग भी खुश नहीं होंगे घर के माहौल से। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था, अगर एक जना भी खुश नहीं है, तो उसका प्रभाव सभी लोगों पे दिखने लगता है। तो अगर सब मिलके करेंगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसका जो है और इसका सॉल्यूशन निकाल पाएँगे। और सच्ची बात तो ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो इसमें प्रॉब्लम लेके आती हैं और उसका बहुत ही आसान जवाब होता है, आसान समाधान होता है, बस लोग वो कदम नहीं लेना चाहते हैं, लोगों की ईगो बीच में आ जाती है। और तो इसीलिए आजकल क्योंकि ये कोविड का फ़ायदा उठा सकते हैं और वर्चुअल कनेक्शन तो आप साइकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं, कहीं से भी आप। जी सर। सर फियर ऑफ फेलियर को लेके सवाल आ रहा है कि जैसा कि आपने कहा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो अब लोगों की शायद अभी तक की संचित आय भी कम हो गई होगी, तब उनके वह ये डर खाया हुआ है कि नाकामी रह देगी। तो इसके लिए सर क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आपने कहा फ़ियर ऑफ फेलियर, मैं थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भई हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। मैं लोगों से यही बोलता हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स जो हैं, यानी जो नकारात्मक विचार हैं, वो आपके सहयोगी हैं, आपके एक तरह से मित्र होते हैं। अगर मैं एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ पे दूँ कि अगर हमें सड़क क्रॉस करनी होती है, सड़क को पार करना होता है, तो हम लोग भागते हुए नहीं जाते हैं। एक नेगेटिव थॉट यानी नकारात्मक विचार ही आता है कि देख ले एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर कोई जना सुपर पॉज़िटिव हो जाए, तो वो भागता हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, तो वो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो जीवन जो है वो पॉज़िटिव और नेगेटिव विचारों का मिक्सचर होता है और दोनों ही हमें इक्वल अमाउंट में हेल्प करते हैं। जैसे इन्होंने फ़ियर ऑफ फेलियर की बात करी और उत्कर्ष आपने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, मैंने भी बहुत सारे लाइफ़ में एग्ज़ाम्स दिए हैं। एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले एक विचार आता था, अगर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? या अगर पास नहीं हुए तो 90% लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता था कि भई चलो और मेहनत करो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 10% लोग ऐसे होते हैं जो इस विचार के भार के तले दब जाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो भी हमें नेगेटिव थॉट आती है कि चाहे वो फ़ियर ऑफ फेलियर है या पास नहीं होंगे या जॉब नहीं मिलेगा, उसको एक पॉज़िटिव की तरह इस्तेमाल करके अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि हम उस जो हमें कमी लगती है अपने अंदर, उसको हम बराबर या उसकी हम भरपाई कर सकें। चाहे हम पढ़ाई बढ़ाते हैं या कोई नए स्किल सेट सीखते हैं, बनाते हैं लाइफ़ में, और हम प्रिपेयर करें कि यानी जब भी मार्केट खुले, यानी जब भी देश खुले, लॉकडाउन खुले, तो हमारे पास कुछ नए ऐसे स्किल सेट हों या हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो कि हमारे चांसेस सिलेक्शन के या फिर कामयाबी के बढ़ सकें। जी सर। अ, सर थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी का सवाल है, हाँ, आप देखिएगा आप लेना चाहते हैं कि नहीं।
उनका है कहना है कि सर डॉक्टर साहब हम आपराधिक मानसिकता और एक रेपिस्ट की मानसिकता में अंतर कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे पास आजकल इस तरीके के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। अ, देखिए जैसे लोगों ने मानसिक बीमारियों की बात करी, तो एक मानसिक बीमारी ऐसी होती है जिसको बोलते तो मानसिक बीमारी है, लेकिन वो कहीं पर मेडिसिन और लॉ उसके बीच में आती है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो एंटी सोशल वो लोग उनको मानते हैं जिनको औरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। तो उनके जो लक्षण हैं वो बचपन से ही दिखने लगते हैं, चाहे जानवरों के प्रति क्रूरल्टी या फिर जो चीज़ों को तोड़-फोड़ करना या बचपन से ही चोरी करना, तो उन लोगों के अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी के आप सिम्पटम्स बोल सकते हैं। राइट टाइम पे डायग्नोसिस बनने से, काउंसलिंग होने से वो चीज़ को दबाया जा सकता है, यानी लोगों के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। अब जो लोग जो आपने कहा कि जैसे रेपिस्ट की बात करी, तो उनको तो आपको क्रिमिनल में ही डालना पड़ेगा, उसका साइकियाट्री से उतना संबंध आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे बहुत करते हैं और नशे के धुन में आके आप चीज़ें कर जाते हो, तो वो भी क्रिमिनल में ही ज मानते हैं, उसको भी जो है हम लोग साइकियाट्री के अंदर नहीं लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है इनका, तो लेकिन इसको जो है क्रिमिनल जस्टिस और साइकियाट्री के बीच की ही इनको चीज़ बोली जाती है। लेकिन इससे जो डील करा जाता है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही करा जाता है। हाँ जी सर। सर एक सवाल जो अभी हम दादी वाला सवाल ले रहे थे कि भाभी जी। और माँ ताने मारती हैं, सर उसमें एक ऑब्जर्वेशन आई है कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कम खर्चे में डॉक्टर साहब से वीडियो सलाह ली जा सके? सर देखिए ऐसा है इसमें जो आपके पास जो भी आपका सबसे पहला जो भी सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि देखिए क्या होता है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट से लोग थोड़ा-सा फिर भी ज़्यादा डरते हैं, अगर आप पहला स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी ये भावनाएँ हैं कि जो साइकियाट्री की बीमारियाँ हैं या साइकियाट्री की जो दवाइयाँ हैं, उसकी लत पड़ जाती है या उससे वज़न बढ़ जाता है या उससे नींद आने लगती है, तो लोग फिर भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में लोग कम कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगता है कि बात करने जा रहे हैं और इससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा हमें। तो हालाँकि जो साइकियाट्रिस्ट है वो भी काउंसलिंग करते हैं, हर जने को दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप अपने जो आपकी चाहे भाभी हैं या माताजी हैं या दादी हैं, अगर आप उनसे कहते हो कि काउंसलर से बात करते हैं, तो शायद वो भी हाँ बोल दें कि हाँ, चलो ठीक है, बात करके देखते हैं। तो देखिए प्राइवेट में भी बड़े सारे लोग हैं जिनकी फीस उतनी नहीं होती है और ऐसे सरकारी में तो है ही है जहाँ पे नॉमिनल फीस होती है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट हैं। आपके जो भी मेडिकल कॉलेजेस जो भी होते हैं, तो वहाँ या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे ज़रूर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो प्लीज़ वहाँ से अपना स्टार्ट करिए और इसमें आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलने की हम लोग उम्मीद रखते हैं। जी सर, ओसीडी से संबंध में एक सवाल है। मेरी बहन को बार-बार हाथ धोने की समस्या है, उसे लगता है कि वो गंदी हो गई है या फिर उनके हाथ गंदे हो गए हैं। नहाती भी वो 2-2 घंटे तक है, दवाई देते हैं तो सही रहती है, फिर कुछ दिन बाद वापस यही समस्या आ जाती है। तो क्या ये दवाई ज़िंदगी भर देनी पड़ेगी? देखिए, हम लोग ये मानते हैं मानसिक बीमारियों में कि दवा जो है वो पूरा इलाज हम कभी भी नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि दवा आपके इलाज का हिस्सा है। तो अगर हम ओसीडी की बीमारी में साथ में काउंसलिंग भी जोड़ें, तो कम से कम 80% ऐसे लोग हैं जिनके करीब 2-1 साल इलाज के बाद उनकी दवाइयाँ बंद करी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाई से कम या इलाज से कम फ़ायदा मिलता है या उन्हें फिर लंबी दवाई लेनी पड़ती है। तो इन्होंने जो सिम्पटम बताए हैं, तो इनकी बहन को बिल्कुल ओसीडी है। मैं बोलूँगा ज़रूर कि दवा के साथ काउंसलिंग को भी ऐड करें और साथ में जो हम लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ की बात करते हैं, चाहे वो योगा की बात करते हैं या टहलने की बात करते हैं या एक्सरसाइज़ या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उससे भी आपके जो इलाज का जो इफ़ेक्ट है, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक अच्छे इलाज में दवाई भी लगती है, काउंसलिंग भी लगती है और लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ भी लगते हैं। तीनों चीज़ साथ में लेके चलेंगे तो उम्मीद ये है कि दवा को बीमारी को आप जड़ से मिटा पाएँगे। लेकिन ये बात भी सच है कि इस समय फ़िलहाल जो पिछले 1 साल है इसमें ओसीडी बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि आप जहाँ जाते हो वहाँ पे यही लिखा है बार-बार हाथ धोइए, बार-बार हाथ धोइए। ओसीडी तो बीमारी इस बात की है जहाँ लोग हाथ बार-बार धोते हैं। तो इस समय ज़्यादा आपको उसका प्रभाव दिखेगा। जी सर, सर चूरू से हमारे पास सवाल है हैलुसिनेशंस के संबंध में कि कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं।
इसकी वजह क्या होती है? और समाधान तो सर फिर आप बता ही देंगे। तो आवाज़ें लोगों को अलग-अलग तरीके से सुनाई आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्चुअली कोई बड़ी बीमारी मानी जाए। तो जिन लोगों की हियरिंग यानी जो सुनने की क्षमता कम हो गई हो, तो उनको भी कई बार वो जो है आवाज़ें जैसी चीज़ें सुनाई आती हैं। एक बीमारी होती है टिनिटस जहाँ कान में गुन, 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 गुन चलता रहता है। वो भी तब होती है जब आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही हो। बहुत सारी जगह पे जो है अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, तो उसमें भी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। और ऑफ़ कोर्स जो साइकोसिस यानी स्किज़ोफ्रेनिया की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। अम, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आवाज़ें से ही आप डायग्नोसिस बनाएँ, आवाज़ों के साथ और क्या-क्या हो रहा है। किसी को फिट्स पड़ते हों, किसी को जिसको हम कहते हैं एपिलेप्सी की बीमारी हो, किसी को जो है साइकोसिस की बीमारी है, तो साथ में वो एजिटेटेड गुस्सा ज़्यादा करते हों या नींद नहीं आती हो। तो इस तरह से डायग्नोसिस बनती है और फिर उसका स्पेसिफ़िक इलाज लिखा जाता है। तो जैसे मिर्गी की बीमारी है, तो उसका अलग इलाज होगा, साइकोसिस यानी सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो इसका इलाज अलग लिखा जाएगा। तो कारण ढूँढना ज़रूरी है और यूजुअली जो है अगर ओल्ड एज के लोग हैं, तो जिन लोगों को डिमेंशिया की बीमारी हो यानी जिनको भूलने की बीमारी चालू हो जाती है, उनको भी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। तो राइट डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है और उस हिसाब से उसका फिर इलाज लिखा जाएगा। हाँ जी सर। सर ये सवाल कुछ हद तक मेरा पर्सनल ही समझ लीजिए। वजह इसकी ये है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल तनाव और उसके प्रबंधन को लेकर आए हैं। और हुँ, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके संबंध में रिसोर्सेज तो ऑनलाइन सबके पास अवेलेबल हैं। जी। हम बार-बार वही जानकारी कोलेट करते रहते हैं, लेते रहते हैं, बट व्हाई आर पीपल नॉट एक्टिंग ऑन इट? किस तरीके से हम इस हेसिटेंसी से उनको बाहर निकालें? हुँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग भी लोगों को गाइड करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं, "भई हमें मालूम तो है।" हम लोग ये बोलते हैं, फिर उसको अप्लाई भी करिए प्लीज़। जो चीज़ हमें मालूम है उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि देखिए तनाव हम सबके जीवन में है। कोई भी जना तनाव से अछूता नहीं है और ये कहना कि भई मुझे तनाव ना हो ये भी गलत बात हो गई। तो लेकिन हम सब तनाव को मैनेज करते हैं, उसको हैंडल हम अच्छा करते हैं। तो अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपने जीवन को आप एक तराजू की तरह देखें और समझें। तो अगर हम तराजू की बात करते हैं तो एक तराजू के 2 पल्ले होते हैं। अगर आप एक पल्ले पे रखें आप अपने जीवन की परेशानियाँ, जो भी आपको अपने जीवन के स्ट्रेस फ़ील होते हैं, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक, स्वास्थ्य, कोरोना, पैसा, जो आपको समझ में आए, वो आप तराजू पे एक तरफ रखिए। अब इस तराजू को संतुलित रखने के लिए दूसरी तरफ आपको कोई चीज़ उसकी बराबरी की और उसकी काट रखनी पड़ती है और तनाव का जो काट है वो रिलैक्स ही है। तो जितना स्ट्रेस पे आपको तनाव फ़ील होता है स्ट्रेस की तरफ, उतना ही रिलैक्स की तरफ भी रखेंगे, तभी अपने जीवन का तराजू जो है, वो आप संतुलित रख पाएँगे। जो फ़िलहाल की जीवन है, उसमें हुआ ये है कि तनाव तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन रिलैक्स कम होता जाता है। तो हम सबका जो तराजू है, ये एक तरफ झुक जाता है, जिस वजह से हमें परेशानियाँ मिलती हैं। चाहे वो अवसाद है या घबराहट है या नेगेटिविटी है, वो सब वहीं से आता है। अगर लॉजिकली सोचे तो तराजू को सीधा करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप तराजू पे एक तरफ से सामान को कम करिए यानी स्ट्रेस को कम करिए या रिलैक्स बढ़ाइए। बहुत सारे तनाव ऐसे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिलैक्स तो आपके हाथ में है ना, आप उसको बेहतर कर सकते हो। और जो रिलैक्स है वो यही होता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें जोड़ें, जो हमें तनाव से दूर लेके जाती हैं। तो चाहे वो एक्सरसाइज़ है या योगा है या वॉक है या जिम है या डांस है या कुकिंग है, आपकी हॉबी है। तो कुछ न कुछ अपने जीवन में मैं ये सबको ये बोलता हूँ कि आपको 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालना चाहिए, ताकि मन को अपने थोड़ा-सा शांत और खुश रख सकें। शराब वग़ैरह या सिगरेट का सेवन ना करें मन को खुश करने के लिए, क्योंकि उससे आपकी मुश्किलें चाहे शारीरिक या मानसिक दोनों ही बढ़ जाती हैं। और ज़िम्मेदारी हम सबकी अपनी खुद की है, ना ही हमारे माता-पिता की है, ना ही हमारे वाइफ़ की है, ना ही हमारे बच्चों की। हमें अपने लिए अपने को स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी हमारी सबकी अपनी है। हाँ जी सर। और सर मैं अपने श्रोताओं से एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि इस सेशन को ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं आपसे सोशल मीडिया से दूर रहने की बात हम कर रहे हैं, परंतु मैं अपील कर रहा हूँ कि फेक न्यूज़ नहीं है, हम आपके लिए चिकित्सक लेकर आए हैं जिन्होंने सालों का एक्सपीरियंस इसमें लिया है, और जो बातें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कृपया इसको शेयर करें ताकि लोग भी इसको जान सकें कि क्या हो रहा है और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। और एक छोटी-सी टिप मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, आप मान लीजिए रात के 8 बजे खाना खाते हैं या 9 बजे खाना खाते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है तो।
आप उसके बाद मोबाइल बंद करके सो जाइए ना। आपको 12-1 बजे तक मोबाइल देखने के लिए बोलता कौन? ये आपका पर्सनल फैसला है कि आप कहते हैं नींद नहीं आती है। अब नींद आपको 2 दिन नहीं आती वो मैं समझ सकता हूँ। मगर अगर आप मोबाइल बंद करके, लाइट बंद करके लेटेंगे, तो आपका शरीर भी आपका साथ देने लगेगा और आपको नींद आएगी। हम खुद ही टीवी चलाए रखते हैं, लाइटें जलाए रखते हैं और फिर हम देखते रहते हैं और फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को सिर्फ 5 घंटे ही नींद आती है, अब आप कैसे कहते हैं कि हम 7 घंटे सो लें। तो इस समय शायद आपके पास मौका है, जब लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑफिसेज में काम कम है या फिर ऑफिसेज बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो इसका उपयोग कीजिए अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने के लिए। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। अ, मैं आई विल कोट इट। दिन में कई बार अचानक से मन करता है कि पूरा मुंह खोलें, जितना खोल सकते हैं, और फिर अचानक से जो बात दूसरों के आगे करनी हो वो मुंह से निकल जाती है, कुछ और करते हुए। क्या ये तनाव के कारण है या अवसाद के कारण? देखिए इसको तनाव ही बोलोगे आप। क्योंकि आपके पास कहीं एक बेहतर तरीका नहीं है अपनी स्ट्रेस को निपटाने के लिए। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर यही इंसान जो है रोज़ थोड़ा-सा योगा करने लगे या रनिंग करने लगे, तो शायद इनको इस तरह से अपना प्रेशर बाहर निकालने की आवश्यकता ना फ़ील हो। तो अपना जो प्रेशर है वो आप एक्सरसाइज़ में निकालें, ना कि किसी और के सामने। क्योंकि कई बार फिर आप ऐसी चीज़ें बोल जाओगे जो बाद में आप पछताएँगे। तो मैं फिर से कहता हूँ, अपना तनाव कम रखना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो इसको मैं अवसाद तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब मैंने आपसे अवसाद की परिभाषा की बात करी थी, तो वो सिम्पटम हमारे 14 दिन चलने चाहिए, हमेशा हर जगह होने चाहिए, ना कि ऐसा कि अभी खुश हैं, अभी दुखी हैं, ऐसा नहीं होता। वो सस्टेन्ड दुखी होने को ही आप फिर डिप्रेशन यानी अवसाद की डायग्नोसिस बोलते हैं। जी सर। सर एक सवाल काफ़ी श्रोताओं के पास काफ़ी लाभप्रद हो सकता है, विटामिन डी और डिप्रेशन का क्या कोरिलेशन है? जी देखिए, ये तो माना गया है कि अगर विटामिन डी की कमी हो तो फिर मन में उदासी ज़्यादा आती है। यानी आपका डिप्रेशन आ भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों का विटामिन डी की मात्रा जो है, अगर हम इलाज भी लिख रहे हैं उनके अवसाद के लिए, तो थोड़ा-सा विटामिन डी अगर जोड़ सकते हैं तो उनको एक एनर्जी लेवल भी बेहतर मिलता है और उनको थोड़ा-सा जो है उनका मन भी बेहतर रह सकता है। तो इस तरह की स्टडीज़ जो है वो पाई गई हैं और उसका सभी लोग जो है आजकल इस्तेमाल भी करते हैं। जी सर। तो सर चूँकि कोरोना के साथ विटामिन डी का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जिनके पास विटामिन डी ज़्यादा होता है, उनको कोरोना नहीं होता है। तो क्या चिकित्सकीय सलाह के साथ डिप्रेशन के क्योर की तरह भी लोग होममेड किट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि साहब कोरोना में भी लाभ हो जाए और डिप्रेशन पे भी कम से कम शॉर्ट टर्म असर पड़े? देखिए मतलब एक्सेस यानी अगर ज़्यादा होगा तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अति हर चीज़ की खराब होती है और एक्सेसिव विटामिन डी भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है कि आप होम किट या आप अपने हिसाब से आप दवाइयाँ लें, ऐसा ना करें प्लीज़। और थोड़ा बहुत विटामिन डी जो है उसमें कोई नुकसान नहीं है और विटामिन डी धूप से आता है। मैं ये मानता हूँ कि इस समय आप बाहर आपको जाने को मना करते हैं, बट अगर आपके पास थोड़ी-सी बालकनी है तो वहाँ पे थोड़ी फ्रेश एयर में तो बैठ सकते हैं दिन में या शाम को। तो थोड़ा-सा वहाँ से धूप लें, आपके दूध में भी थोड़ा-सा विटामिन डी होता है और अगर आपने महीने में 1 विटामिन डी का कैप्सूल लिया तो मुझे लगता नहीं उससे आपको कोई नुकसान होना है। बट मैं ये भी कहता हूँ कि बिना डॉक्टरी सलाह के अपना इलाज करना थोड़ा-सा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों की सलाह पे चीज़ें ना करें और मैं जो व्हाट्सऐप से सीखा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अ, सर लगभग 7:10 का समय हो रहा है। काफ़ी समय ले लिया सर हमने आपका, तो मैं इसके साथ ही सत्र का समापन करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारी सारी पार्टनर ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे यूनिसेफ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, अलवर जिला प्रशासन एंड डेफिनिटली राजस्थान पुलिस और अलवर पुलिस तो आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि सर आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू उत्कर्ष जी। थैंक यू। थैंक यू। और हमारे श्रोताओं से मेरा वही अनुरोध इस बार भी रहेगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आपने संक्रमण को तोड़ने में सफलता हासिल करी है। इस चेन को आगे भी तोड़ें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अगर आवश्यकता है, तो सरकार ने आपके लिए गाइडलाइंस और सुविधाएँ दी हुई हैं, उसके अनुरूप ही बाहर निकलें। वैक्सीनेशन लगवाते रहें, जिसको जहाँ पर भी स्लॉट मिल रहा है, वैक्सीनेशन न कराने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और फेक न्यूज़ की महामारी से भी बचें। एक बार मेरे विचार और डॉक्टर साहब की बात पर भी ध्यान दें कि किसी ने आपको नहीं कहा है कि रात के 9 बजे आप लाइट बंद करके नहीं सो सकते हैं, तो वो 3 घंटे एक्स्ट्रा जो फेक न्यूज़ आप 9 से 12 के बीच में लेते, कृपया उसे भी एक बार अवॉइड करें, आपकी मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। डिप्रेशन में और एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक सब में ज़्यादा कमी आएगी, तो जीवन में अतिरिक्त नकारात्मकता जो हम खुद ही इकट्ठी कर रहे हैं, वो हमारी ही दी हुई है।
इसीलिए थोड़ा-सा इन सब से दूर रहें, आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, ऐसी मेरी आशा है। और अगर कुछ समस्या है तो कृपया साइकियाट्रिस्ट से बात करें या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं, कृपया उनसे बात करें। और कल शाम को आपसे बात करने के लिए आएंगे डॉक्टर अमित गोयल, जो कि कान नाक गला रोग के विशेषज्ञ हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं एम्स जोधपुर से। और चूंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लैक फंगस नहीं बोलना है, तो मैं भी म्यूकोरमाइकोसिस शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा। म्यूकोरमाइकोसिस के विषय में बात करने के लिए आप डॉक्टर गोयल से बिल्कुल खाते हो कल शाम के 6 बजे सत्र 22 में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विपुल सर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू काशी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुदित जी, लाइव ऑफ हो गया।